इंटेलिजेंस और एआई एथिक्स से किस टाइप के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमें। इन 2014 अमेजॉन डेवलप्ड एआई रिक्रूटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था कि अमेजॉन ने अपना रिक्रूटिंग सिस्टम डेवलप किया था, जो कि किस पे था, बाद में पाया गया कि वो बायस्ड है एंड कौन से एआई एथिकल इश्यूज को वो सफर कर रहा था। तो दिस वन इज द बायस एंड फेयरनेस। एक्चुअली इसमें था क्या कि जो भी डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो डेटा यूज किया गया था पास्ट 10 ईयर्स का, उसमें मेल डोमिनेंस था, और इस तरह से जो भी रिजल्ट आउटपुट वो जनरेट करता था डिवाइस, वो क्या होता था आपका बायस्ड एंड फेयरनेस, जो एआई का एथिकल इश्यूज है उसको से रिलेटेड था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बायस एंड एथिकल। सेकंड क्वेश्चन है, अनन्या हैज, मैं इतना लंबा क्वेश्चंस रीड नहीं करूंगी, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ प्रॉब्लम क्वेश्चंस का कि क्या डिस्क्राइब है। अनन्या हैज रिसेंटली बॉट ए रोबोट, इसमें इसने दिखाया है कि उसने रोबोट को खरीदा है और रोबोट सारा ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सी वुड नॉट बी, वो इनसिक्योर है ये सोच के कि सी वुड नॉट बी रिक्वायर्ड शॉर्टली, मतलब अब उसे नहीं रखा जाएगा। तो दिस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एआई एथिक्स। एआई, देखिए यहाँ पे एआई बायस क्यों नहीं, एआई बायस क्या है भाई, ये एआई एथिक्स का पार्ट है ना, टर्म्स है। तो यहाँ पे जो मेन, यहाँ पे जनरलाइज टर्म क्या है, दिस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एआई एथिक्स, एआई एथिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, एंड नाउ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पे एक ह्यूजली सक्सेसफुल कंपनी, यहाँ पे एबीसी की जगह XYZ कर दी, क्योंकि यहाँ पे सारा XYZ कंपनी आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब है कि XYZ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जिसने कि सॉफ्टवेयर के यूज से पैकेट बेस्ड अपना जो भी पैकेजिंग बॉक्स को डिजाइन किया है, और इस तरीके से सारे उसने क्या किया, एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया है इमेज के थ्रू, जितना भी करेक्ट डिजाइन ऑफ द पैकेजिंग है उस चीज को उसने शो किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सच अ, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सच अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा यूज्ड फॉर टीचिंग एआई सॉफ्टवेयर टू वर्क इन ए सर्टेन वे, ठीक है ना, डेटा के बेस पे उसको मॉडल को क्या किया गया है, ट्रेन किया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब हम ह्यूज बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को लेके और डिवाइस को ट्रेन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस डेटा को कहा जाता है आपका ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। या ऑप्शंस को ऑप्शंस एलिमिनेट मेथड के थ्रू आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका डेवलप कीजिए, ठीक है, काफी सही रहेगा ये। यहाँ पे एआई डेटा नहीं, टेस्टिंग डेटा नहीं, ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो हम डेटा को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा फर्स्ट टाइम जो लिया जाता है डेटा को ट्रेन करने के लिए, इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। ओके, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। फेसबुक रिसर्च डेवलप्ड 2 AI बेस्ड चैटबॉट्स नेमली एलिस एंड बॉब। अब ये क्या करता था एलिस एंड बॉब, कुछ भी इंट्रैक्शंस के बाद, जैसे देखिए शट डाउन चैटबॉट्स, फेसबुक ने क्या किया, इन चैटबॉट्स को बंद करना पड़ा फेसबुक को। क्यों भाई, द रीजन टोल्ड बिहाइंड इट वाज दैट एलिस एंड बॉब डेवलप्ड देयर ओन लैंग्वेज आफ्टर अ फ्यू एक्सचेंजेस एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग इन दैट लैंग्वेज। मतलब एलिस एंड बॉब क्या करता था, अपना एक खुद का एक लैंग्वेज डेवलप कर लेता था, जिससे कि लिसनर्स को परेशानी होती थी इसको अंडरस्टैंड करने में। तो ये क्या है, फेसबुक ने इस चीज को रियलाइज करके और खुद ही इस चैटबॉट को बंद किया। तो इस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, किसने लिया, फेसबुक रिसर्च, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल कंपनी जो उसे जिसने उसे हायर किया था या जो इसे चला रही थी। तो यहाँ पे एआई एथिक्स का कौन सा टर्म्स आएगा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। Okay, and now next 5 question है, a big multinational company established a huge campus in XYZ country। अब ये बोल रहा है कि XYZ कंट्री मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने कि किसी कंट्री में अपना सेटअप एस्टेब्लिश किया है, और वहां पे चूंकि और उसके डिफरेंट लोकेशंस में उसके एम्प्लॉय हैं। अब कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयज चूंकि दूसरे रीजन में है तो टाइम डिफरेंस की वजह से ज्यादातर एम्प्लॉयज रात में वर्क करते हैं, दिन में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन, मतलब दिन में ज्यादातर एम्प्लॉयज टाइम डिफरेंस की वजह से दिन में वर्क नहीं होता है, ज्यादातर उसके एम्प्लॉयज रात में वर्क कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस लाइन को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का निचोड़ समझ में आएगा। सिंस द एमएनसी
campus and complex use very less power during the daytime, the AI software has cut power in that area without accounting for the right use of the power. ठीक है ना, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे फिर इसने क्या किया भाई कि फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी विच AI एथिकल इश्यू अकाउंटेबिलिटी टर्म्स को एलिमिनेट राउंड से आप इस तरीके से बाइफरकेट कीजिए। जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें आपको देखना होगा, समझना होगा, और फिर जाके आप एलिमिनेट मेथड से, ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से आप एमसीक्यूज का रिप्लाई करें। ओके, सिक्स क्वेश्चन है एआई डोमेन बेस्ड गेम्स आर, ये काफी बार डिस्कस किया है मैंने, फिर भी एक बार बता देती हूँ। स्टोन पेपर सीजर या रॉक पेपर सीजर, ये डेटा साइंस बेस्ड गेम है। मिस्ट्री एनिमल एनएलपी बेस्ड गेम है। इमोजी स्कैवेंजर हंट कंप्यूटर सीवी बेस्ड गेम है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप। एंड नाउ यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। योर स्कूल हैज बॉट ए रोबोट नेमली गेमर विच प्ले चेस। ठीक है ना, और इसको बच्चे उसके साथ खेलते हैं, गेमर के साथ। जो भी टीम चेस टीम कैप्टन जेवियर वाज इनिशियली एबल टू डिफीट गेमर। ठीक है, जो स्कूल अथॉरिटी बच्चों को जो रोबोट है उसके साथ पहले तो अलाउ कर दिए गेम्स खेलना। जो चेस टीम का लीडर है कैप्टन जेवियर नाम यहाँ पे दिया गया है, वो पहले तो इनिशियल राउंड में वो चेस खेलता है, गेमर जो रोबोट है उससे वो जीत जाता है, लेकिन बाद में देखा गया कि जेवियर जीतने लग जाता है। मैक्सिमम टाइम जेवियर जीतता है, गेमर जीत रहा है, रोबोट जो है वो जीतने लग जाता है। तो ये कौन सा एआई एथिक्स का या कौन सा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका डेटा साइंस, क्योंकि वो क्या करता है स्टोन पेपर सीजर में हमारे ट्रेंड्स को एआई डिवाइसेस पहले रीड करता है। तो सेम केस यहाँ पे भी है। जो गेवर और जेवियर रोबोट है, गेवर और जेम्स और एक मिनट, हाँ, गेमर रोबोट है एंड जेवियर चेस प्लेयर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके ट्रेंड्स को रीड करता है। जो रोबोट है इनिशियली पहले इसलिए ट्रेंड्स को रीड करता है कि कैसे कैसे वो, और फिर बाद में उसको क्या करता है, एक पैटर्न डेवलप कर लेता है, और लास्ट टाइम मतलब 2, 4, 5 गेम के बाद वो मैक्सिमम टाइम रोबोट्स जीतने लग जाता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो एआई डोमेन का डेटा साइंस वर्क कर रहा है। क्लियर? एंड नाउ यहाँ पे देखिए मिस्टर 9th क्वेश्चन में दिखा रहा है, मिस्टर दिनेश पटेल कंप्यूटर साइंस टीचर एट केंद्रीय विद्यालय हैज डेवलप्ड ए एजुकेशन ह्यूमनाइड नेमली सालू। उन्होंने, जो कि 47 लैंग्वेजेस में इंटरेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेक्शन की बात आ रही है, लैंग्वेजेस के साथ डील हो रही है, तो ये यहाँ पे डील हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच डोमेन ऑफ। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है विच एआई टेक्नोलॉजी, तो एनएलपी का यूज हो जाएगा। सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चंस बेटा बनते हैं। अब बिग डेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, अब बिग डेटा एनालिटिक्स कंपनी इलीगली यहाँ पे इलीगली अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, साइबर सिक्योरिटी एंड मैलिशियस यूज। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एन ऑटोमोबाइल कंपनी लेड ऑफ मेनी फैक्ट्री वर्कर एवर सिंस इट स्टार्टेड यूजिंग रोबोट्स इन द फैक्ट्री। क्या कर रहा है कि वर्कर्स को हटा दिया क्योंकि रोबोट्स उसकी जगह पे वर्क करने लगा है। तो एआई एथिक्स का कौन सा पार्ट है, ऑटोमेशन एंड इम्पैक्ट ऑन जॉब। क्लियर? इतना स्मार्ट तो है ही आप लोग, इतना तो इजी क्वेश्चंस का आंसर्स कर ही लेंगे। द डेटा यूज बाय एआई एल्गोरिदम टू बिल्ड एआई मॉडल्स आर नोन एज ट्रेनिंग डेटा। अभी भी हमने ऊपर के क्वेश्चन में एक देखा था, यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे जिसे समझने में आपको दिक्कत होगी, तो उसका मैंने हिंदी भी लिख दिया है। ठीक है, एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एआई बायस इन डेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए, रीड कीजिए ऑप्शंस को। फ्लॉड का मतलब होता है गलत डेटा, त्रुटिपूर्ण एंड अनबैलेंस डेटा कलेक्शन। तो ठीक है, एआई मशीन बायस कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि उसको अनबैलेंस डेटा दिया गया है। डोमिनेंस, किसी भी डोमिनेंस से रिलेटेड डेटा अगर उसको पास किया जाता है या गलत डेटा पास किया जाता है तो नेचुरल सी बात है कि वो बायस्ड हो जाएगा। रॉन्ग अजम्पशंस हम दे रहे हैं, या फिर नो प्रॉपर बायस टेस्टिंग एंड मिटिगेशन। तो ये सारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव।
And now question number 14, which of the following measure are useful for reducing mitigating AI bias? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AI बायस को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो जो भी जब मशीन डेवलप किया जाता है तो डाइवर्स टीम को रखा जाए, डिफरेंट ओपिनियंस के टीम मेंबर्स होने चाहिए, डेटा जो भी कलेक्ट हो रहा है या टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है उसका रिव्यूज होना चाहिए, डेटा में वेराइटी होनी चाहिए और बायस की रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये चारों ऑप्शंस मेरे ख्याल से सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। मैं बार बार बोलती हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कीजिए, एमसीक्यूज के आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे चारों ऑप्शंस को रीड करने के बाद सारे करेक्ट लग रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिजल्ट बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट और प्रीजुडिश डेटा प्रोड्यूस्ड बाय एआई टूल्स आर साइंड एज एआई बायस। क्या है? इनकम्प्लीट और पूर्वाग्रह, मतलब किसी भी खास ओपिनियन से रिलेटेड हम बेस डेटा डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? फेयरनेस तो हो नहीं सकता, डीपफेक हो नहीं सकता, रोबोटिक्स। तो एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर क्या हो जाएगा? एआई बायस ना। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम एमसीक्यूज टाइप के जो कम्युनिकेशन स्किल से बन सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि रमेश हैज चूजन फॉर द स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर अमेरिका जाता है किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू, और कोरियन लैंग्वेज, यहाँ पे कोरिया जाना चाहिए, यहाँ पे कोरिया कर लीजिए या जो भी है, ठीक है। वो अमेरिकन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या कोरिया ही यहाँ पे कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे कोरिया जाता है और उसको कोरियन लैंग्वेज बहुत कम ही आता है। तो क्या लिख रहा है कि देन ही ऑफन मिस इंटरप्रेटेक्स थिंग, वो चीजों को गलत समझता है या फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ चूंकि लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन लिंग्विस्टिक बैरियर, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो बैरियर्स है फेस कर रहे हैं वो लिंग्विस्टिक बैरियर है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, सपना हैज कम फ्रॉम अनदर कंट्री विद हर हस्बैंड, अपने दूसरे कंट्री से आई है और जिस कंट्री से आई है वहां पे यहाँ पे दिया गया है नॉट कंसिडर्ड गुड इन अ मेंटल वेलनेस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय हर कंपनी। मतलब बोल रहे हैं कि टॉकिंग अबाउट अपने घर परिवार के बारे में बात करना वहां सही नहीं माना जाता है। तो ये किस टाइप के बैरियर्स को वो फेस कर रही है? तो क्या हो गया यहाँ पे? कल्चरल बैरियर, ओके। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जहाँ भी है डिफिकल्ट टू फाइंड हस्बैंड इशू को डिस्कस नहीं कर पा रही है क्योंकि भाई उसके कल्चर में इस टाइप की एक्टिविटीज या इस टाइप के जो भी है चीजें नहीं अच्छी मानी जाती। तो ये क्या है आपका? कल्चरल डिफरेंस। रिया वेंट टू अ म्यूजिक कंसर्ट विद, वो बोल रही कि रिया अपने दोस्त के साथ जाती है और बाद में फिर जैसे रिया है वो जा रही है अनीता के साथ, ठीक है। अब बाद में कंसर्ट जहाँ भी कंसर्ट हो रहा है तो अनीता बोलती है रिया को कि मैं आपके साथ चलूंगी, इवनिंग में मेरा भी कंसर्ट खत्म हो जाता है तो फिर हम दोनों साथ ही चलेंगे। बट रिया का तो हो गया लेकिन अनीता को लेट हो रहा था, तो अनीता को लेट हो रहा था तो अनीता ने म्यूजिक और डीजे जो भी आपका साउंड था उसमें उसने चिल्ला के बोला कि तुम चले जाओ मैं बाद में आऊंगी। तो ये बोलिए कि रिया उसने क्या बोला अनीता ने वो समझ नहीं पाई। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देखिए लाउड म्यूजिक जो पीछे बैकग्राउंड में बज रहा था उसकी वजह से ये कुछ सुन नहीं पाती है। तो ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, प्रॉपर इफेक्टिव नहीं हो पाया, वो क्या कहलागा? इन्वायरमेंटल बैरियर या फिजिकल बैरियर। साउंड से रिलेटेड अगर हम लाउड म्यूजिक की वजह से कुछ चीजें नहीं सुन पाते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्लियर, आपका इन्वायरमेंटल बैरियर। सिंपल सा लॉजिक कॉन्सेप्ट समझने का है कि अगर साउंड की वजह से, लाउड म्यूजिक की वजह से आप कोई चीज कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तो सीधे आंख बंद करके आप कौन से बैरियर में उसे देंगे? इन्वायरमेंटल बैरियर में, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? फिजिकल बैरियर, इट मीन्स की इन्वायरमेंटल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर और लैंग्वेज से रिलेटेड, इंटरपर्सनल मोर देन 2 पीपल्स जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आता है वो इंटरपर्सनल। सब्जेक्टिव बैरियर नाम का कोई चीज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्टिव बैरियर। एंड नाउ अब यहाँ पे यूएसए गई है दीक्षा भाई हायर स्टडी के लिए, उसके जहाँ पे कि उसके पापा के एक मित्र है मिस्टर फ्रैंक। अब फ्रैंक को दीक्षा के पापा 30 ईयर्स से जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया आप दीक्षा वहां पे जा रहे हो तो उनको अच्छे से ग्रीट करना। तो अपने पापा की बात को ध्यान में रखते हुए दीक्षा ने जो भी मिस्टर फ्रैंक थे उनके घर गई और उनके पाँव छुए।
और जो मिसेस फ्रैंक थी उनके भी पाँव छुए। बाद में मिसेस फ्रैंक ने मिस्टर फ्रैंक से बोला कि उसको मैनर नहीं है, उसने मतलब इतने सालों के बाद भी आई है लेकिन उसने कुछ हाय हेलो नहीं किया। तो बोल रहे कि ये किस टाइप का भाई, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ दोनों में कि उसने अपने हिसाब से तो दीक्षा ने ग्रीट किया उसको, लेकिन मिसेस फ्रैंक के हिसाब से उसने ग्रीट नहीं किया। तो ये जो कम्युनिकेशन में बैरियर आया वो किस वजह से आया, किसका एग्जांपल है? तो नेचुरल ऑब्वियस सी बात है, कल्चरल बैरियर। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? कल्चरल बैरियर, क्योंकि उसके कल्चर में पैर छू के प्रणाम करना मतलब अच्छा माना गया है, ग्रीट का एक मतलब ग्रीट का रिस्पेक्ट का एक तरीका है, और उन मिसेस फ्रैंक के लिए हैंडशेक एक ग्रीट का तरीका है। तो इस तरीके से दोनों कल्चर में मीनिंग डिफरेंस है ग्रीट करने का, तो ये कल्चरल बैरियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? लिंग्विस्टिक क्लैरिटी ये तो नहीं होगा, कंक्रीटनेस नहीं, प्रिसीजन नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सनल डिफरेंस। तो पर्सनल डिफरेंस होने के बाद क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ओके, अब आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। आपका जो भी एग्जाम होगा बेटा, ये 1 घंटे का एग्जाम होगा, 25 मार्क्स के लिए होगा। इसमें आपके एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज करने होंगे, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल ईजी सा होगा, बिल्कुल धैर्य के साथ आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में कुछ मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जो कि 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, या 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लेंथ को जस्टिफाई करते हुए आंसर्स को रिप्लाई करना होगा। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या बनता है। डिफाइन नेचुरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है? इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरमेंट अराउंड अस। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, एनवायरनमेंट को समझने की कला, एक दूसरे को समझने की कला, हमारे जो भी है वो क्या कहलाता है? हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इस थ्योरी को दिया किसने था? तो हवार्ड गार्डनर थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। तो इन्होंने 9 टाइप्स ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंसी बताया, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्लासरूम में। मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, रीजनल इंटेलिजेंसी, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, इंटरकल्चरल इंटेलिजेंसी, एंड इसी टाइप के इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, इंट्रापर्सनल। तो ये टोटल मिला के कितने होते हैं? ये 9 टाइप्स के होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज द मैन मेड इंटेलिजेंसी, और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। इसे लैंग्वेज में आप ऐसे इस तरीके से लिखेंगे तो इम्पैक्ट अच्छा होगा। एंड नाउ हाउ एआई मशीन इज ट्रेंड। एआई मशीन को कैसे ट्रेंड किया जाता है? तो एआई मशीन को बल्क अमाउंट ऑफ डेटा पास किया जाता है, और जिसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, के आधार पे एक सर्टेन एल्गोरिदम और मैथमेटिकल फंक्शंस पे उसे पास किया जाता है, और इस तरीके से मशीन को ट्रेन किया जाता है। तो देखिए, एआई मशीन इज आल्सो ट्रेन्ड इन द सेम मैनर थ्रू एल्गोरिदम और लॉजिक। अलोंग विद एल्गोरिदम, एआई मशीन इज आल्सो गिवन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है ना? ट्रेनिंग डेटा के आधार पे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा क्या किया जाता है? एक एल्गोरिदम और जो कि मैथमेटिकल फंक्शन पे बेस्ड होता है, उसके थ्रू मशीन को ट्रेन किया जाता है। एंड व्हाट इज डीफेक? तो डीफेक क्या है भाई? इसे क्या कहते हैं हम? डीफेक इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैन जनरेट fake digital photos, sound recording and video which looks just like as original as possible। तो कुछ जैसे टॉम क्रूज का टिकटॉक पे आया था आपका डीफेक, इसके बाद ओबामा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ये भी आपका डीफेक हुआ था। मिस्टर ओबामा का डोनाल्ड ट्रंप ज्वाइंस ब्रेकिंग बैड, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का भी डीफेक हो चुका है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपके सामने रखा है। मेंशन सम एप्लीकेशंस ऑफ एआई। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? जीमेल यूजेस द स्मार्ट कंपोज फीचर दैट कैन हेल्प यू टाइप ईमेल फास्टर। ईमेल को फास्टर लिखने में तो हेल्प करता है, साथ ही इट ऑफर्स सजेशंस फॉर वर्ड एंड फ्रेजेज एज यू टाइप। जैसे ही हम लिखते हैं वो साथ में वो वर्ड एंड फ्रेजेज भी सजेस्ट करता है। तो ये क्या है भाई? ये जनरल डे टू डे लाइफ में हम ये एआई के एप्लीकेशंस हैं, इस चीज को फील कर रहे हैं।
दूसरा है वेबसाइट मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सिमुलेट्स ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन विथ यूजर्स वाया टेक्स्ट मैसेज ऑन चैट। तो ये सिंपल से हैं, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं याद रहे तो हम और भी अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारा, बिल्कुल पेशेंसली आप इस चीज को देखते रहिए। तीसरा है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज एंड वेरीफाइज ए पर्सन यूजिंग द पर्सन फेशियल फीचर एंड ऑटोमेटिकली मार्क्स अटेंडेंस। बायोमेट्रिक जैसे होता है ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, तो उसमें भी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड होता है। तो ये सारे कुछ क्या है भाई, AI एप्लीकेशंस हैं। अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस और आएंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे है गिव एटलीस्ट 3 रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ AI बायस। तो बहुत बार डिस्कस किया, एक बार और चलिए आपके लिए एक बार और सही। 1988 में यूके कमीशन ऑफ फॉर रेशियल इक्वालिटी फाउंड अ मेडिकल स्कूल क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मेडिकल कॉलेज में मैंने बताया था ना कि वो कैसे कर रहा था भाई, नॉन यूरोपियन नाम को शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहा था, और साथ में वो क्या था, वुमेन के लिए भी बायस्ड था। बाद में जाके इस सिस्टम को बंद करना पड़ा था। उसके बाद दूसरा रेसिज्म इन US हेल्थ केयर एलोकेशन। अमेरिका में क्या हुआ था, व्हाइट और ब्लैक को सेम डिजीज के लिए इन्फेक्शन लेवल अलग अलग दिखाया गया था, जो कि क्या था, ये भी AI बायस का एग्जाम्पल था। ठीक है। 2014 अमेजॉन हायरिंग एल्गोरिदम, इट वाज फाउंड टू बी डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन एज द डेटा यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल वाज फ्रॉम द past 10 years where most selected applicants were men due to the male dominance in the tech industry। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेल डोमिनेंस की वजह से डेटा बायस्ड था और वो गलत डिसीजंस, गलत आउटपुट दिखाता था। तो इस वजह से 2018 में अमेजॉन को ये सिस्टम भी बंद करना पड़ा था। तो ये भी हमारे रियल लाइफ AI बायस का एग्जाम्पल है। फेसबुक एडवर्टीजमेंट एल्गोरिथम, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इन 2019 फेसबुक अलाउड एडवर्टाइजर्स टू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन दियर रेस, जेंडर एंड रिलीजन। ठीक है, रेस, जेंडर एंड रिलीजन के आधार पे एडवर्टाइजमेंट दिखाता था, जिसमें दिस लेड टू जॉब्स एज नर्सिंग एंड सेक्रेटरी टारगेटेड टू वुमेन। ठीक है ना, सेक्रेटरी का जॉब या नर्स का जॉब था, वो वुमेन्स को टारगेट किया गया था, वाइल जॉब लाइक टैक्सी ड्राइवर टारगेटेड टू मेन। The model also learned that real estate ads had a better click through, मतलब क्लिक रेट उसे ज्यादा मिल रहा था रेट when shown to white people। ठीक है ना, तो ये था, ये भी आपको फेसबुक को बंद करना पड़ा था। ये भी AI का बायस्ड का एग्जाम्पल है। ट्विटर इमेज क्रॉपिंग, In September 2020, Twitter image cropping algorithm favored white faces over black faces। ठीक है ना, white faces, तो ये भी ट्विटर को बंद करना पड़ा था। बाद में क्वेश्चंस रेज होते हैं, अब इस तरीके से रेसिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं, तो हमें बाद में जाके इन सब की क्या करना पड़ता है भाई, बंद करना पड़ता है। डिफाइन द टर्म डेटा साइंस, एल्गोरिदम, ऑटोनोमस एंड न्यूरल नेटवर्क यूज्ड इन AI। डेटा साइंस क्या है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर एंड कैन बी इन एनी फॉर्म। दैट इज, डेटा क्या हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, बिल्क डेटा लाइक प्रिडिक्शंस, फॉरकास्ट, डिसीजन, किसी भी टर्म में डेटा हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं, जो कि प्राइस ग्रैब, बहुत सारे प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स जो कि वर्क करती हैं किस पे, डेटा के बेस्ड पे। अभी मैं आपको नीचे क्वेश्चंस हैं वहां पे भी दिखाऊंगी कि डेटा साइंस का क्या एप्लीकेशन है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखलाऊंगी। तो अभी आप समझ लीजिए कि जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, डेटा साइंस के पर बेस्ड क्या है, AI एप्लीकेशन है। इसमें कौन कौन से भाई प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स है, प्राइस ग्रैबर, प्राइस रनर, जंगली, शॉप जिला, डील टाइम। यहाँ पे जो प्राइस ग्रैबर है ना बेटा, मैंने ये क्या कहलाता है, कैमल केस में लिखा हुआ है। इट मीन्स कि दो ये प्राइस और रनर दो वर्ड्स है, जिसे ज्वाइन करने के लिए हम हर वर्ड की फर्स्ट कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैमल केस। बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम आर द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड प्रोग्रामिंग कमांड्स विच इंस्ट्रक्ट्स ए नॉर्मल कंप्यूटर ऑन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग AI। दीज आर सेट्स ऑफ रूल विच इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन देयर ओन। एल्गोरिदम के बेस पे क्या किया जाता है, अब सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर्स को इतना एलिजिबल बना देता है कि अब खुद से वो चीजों को समझने और समझने बूझने लग जाता
पाता है, ठीक है। इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन एआई। सारा जो एल्गोरिदम के बेस पे ही एआई क्या कर सकता है, हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ब्रेन का या फिर सिमुलेशन है नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ, वो डेवलप कर पाते हैं। क्लियर? एल्गोरिदम सिंपल आपको क्या लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड प्रोग्रामिंग कमांड्स विच इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन देयर ओन। अपने आप से कैसे चीजों को समझना है और कैसे डिसीजन लेना है, ये एल्गोरिदम सर्टेन एल्गोरिदम के बेस पे ही मशीन डेवलप कर पाता है। नाउ ऑटोनोमस, जैसे मैंने बोला सेल्फ ड्राइवन कार, वो क्या है भाई, वो ऑटोनोमस स्वचालित। तो autonomous simply means automatic where the system doesn't need human intervention, ठीक है। इंटरफेयर की जरूरत नहीं होती इंसान के, वो खुद ब खुद क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है, खुद भी चीजें कर सकता है हैंडल। और बस इसे लैंग्वेज के टर्म में दिया है, न्यूरल नेटवर्क जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स फंक्शनैलिटी, न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ thousands of nodes that are used to transfer, process and store information in an AI system। in AI system में informations को स्टोर करने के लिए, आप बस एक लाइन का डेफिनेशन है प्लेन, आप चाहे तो आप इसे देख कर लिख सकते हैं। And now some name some ethical issues related to AI action। तो कुछ सेफ्टी है, ह्यूमन एआई इंटरेक्शंस है, ट्रस्ट, प्राइवेसी एंड कंट्रोल, ये क्या है भाई, एआई एक्शंस इशूज रिलेटेड टू एआई एक्शन से रिलेटेड इशूज है। इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस, ठीक है ना, और इम्पैक्ट ऑन जॉब, ये सब क्या है भाई, इम्पैक्ट है, इसका प्रभाव है एआई का। एआई फ्यूचर क्या है, रोबोट्स के राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, कंट्रोल ऑफ एआई ओवर थिंग्स एंड पीपल, ठीक है। तो ये आप याद। What are the three major domains of AI? Give two examples of some applications of AI where data science, CV and NLP are primarily used। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था, डेटा साइंस का हमने देखा था प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स में, तो और इसके साथ ही आपका हेल्थ केयर में भी डेटा यूज होता है। कैसे यूज होता है, तो आइडेंटिफाई एंड प्रिडिक्ट डिजीजेस में पर्सनलाइज हेल्थ केयर रिकमेंडेशंस में डेटा साइंस का यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है, स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है भाई, एथलीट्स के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए डेटा साइंस स्पोर्ट्स में यूज होता है। गवर्नमेंट डेटा साइंस को यूज करती है, ठीक है ना, टैक्स इवेशन में। और इसके बाद है ई कॉमर्स, डेटा साइंस कैन ऑटोमेट डिजिटल एड प्लेसमेंट। गेमिंग में भी इम्प्रूव ऑनलाइन गेमिंग एक्सपीरियंस में डेटा साइंस का यूज होता है। सोशल मीडिया क्रिएट एल्गोरिथम टू पिन पॉइंट कंपेटेबल पार्टनर्स। तो इन सब में डेटा साइंस का वेरियस आप एप्लीकेशंस हैं, वेरियस एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कि डेटा साइंस यूज हो रहा है। आप इस चीज को एक नजर से ऐसे देखें, लीजिए मैं आपके लिए इसके मिनिमाइज कर देती हूँ। हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, ई कॉमर्स, गेमिंग, सोशल मीडिया, ओके। एंड नाउ सीवी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन में फेस लॉक, फिर सेल्फ ड्राइवन कार जिसे हम ऑटोमेटिक कार कहते हैं, फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंकिंग एंड सिक्योरिटी में, एजुकेशन में, सर्विलांस में, मोशन कैप्चर, मशीन इंस्पेक्शन, रिटेल, मेडिकल इमेजिंग। तो इन सब में चीजों में हम ऑटोमोटिव सेफ्टी, ओसीआर तो मैंने लिख ही दिया था, बायोमेट्रिक्स, तो इन सब में हम सीवी का यूज होता है। ये तो बहुत ही कम एग्जांपल मैंने जस्ट फॉर आपको 5-6 एग्जांपल ऐसे प्रेजेंट किया है, बाकी इसका रियल लाइफ में ये दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडेज। एंड नाउ एनएलपी का क्या आपको बताया था, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं वो सारे एनएलपी बेस्ड होते हैं। इसके साथ ही स्पेल चेक, ऑटो कंप्लीट, वॉइस टेक्स्ट मैसेजिंग, स्पैम फिल्टर, ईमेल फिल्टरिंग, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सारे एनएलपी बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। रिलेटेड कीवर्ड ऑन सर्च इंजन, स्मार्ट असिस्टेंट्स या वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये सारे एनएलपी के एग्जांपल्स हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू एआई एथिक्स, ट्रांसपेरेंट, इंटरप्रेटेबल, ऑडिटेबल, एआई फेयर। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, पारदर्शी, एक समान, ठीक है, क्लियर, कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल इन इट्स वर्किंग। जो भी काम आउटपुट दे रहा है तो वो क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो, एक समान हो और अंडरस्टैंडेबल हो कि भाई हाँ ऐसे रिजल्ट करेक्ट है, या जो भी है सही आउटपुट दिखा रहा है। इंटरप्रेटेबल, एबिलिटी टू सी हाउ रिजल्ट्स कैन वैरी विद चेंजिंग इनपुट
इंटरप्रेटेबल का मतलब है कि रिजल्ट आपका कैसे चेंज हो रहा है अगर हम क्या कर रहे हैं भाई, अगर हमारा इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा। ठीक है। ऑडिटेबल अलाउइंग थर्ड पार्टीज टू एक्सेस डेटा इनपुट्स एंड एश्योर दैट डेटा कैन बी ट्रस्टेड। डेटा इट मीन्स कि इट कांट बी यूज फॉर मैलिशियस फंक्शन। ओके। डेटा को थर्ड पार्टी रीड तो कर रहा है, बट क्या कर रहा है वो सिक्योरिटी के साथ कि आपका डेटा का मैलिशियस यूज या गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एंड फेयर का एलिमिनेट और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ बायस। तो ये टर्म्स हैं कुछ। बेटा जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार इसे अच्छे से देखिएगा, मन लगा के पढ़ना इन क्वेश्चंस को। डिस्कस डिफरेंट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स का मतलब है अवरोध, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब हम बातें नहीं कर पाते हैं या एक की बातें दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं समझ में आ पाता है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, इट मीन्स कि क्या बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। लिंग्विस्टिक बैरियर, इट मीन्स कि लैंग्वेज ही भाई समझ में नहीं आ रहा, या लैंग्वेज जो लैंग्वेज में एक पार्टी बोल रहा है दूसरे पार्टी को वो समझ में नहीं आता है, तो वो उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर। फिजिकल बैरियर, इट मीन्स कि नॉइज कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग, इसको हम एनवायरमेंटल बैरियर भी कह सकते हैं। कल्चरल बैरियर, अभी जैसे मैंने बताया कि पैर छुआ उसने, तो पैर वो क्या बोल रही है कि भाई ये तो इसे तो बिल्कुल ही मतलब ग्रीट करना नहीं आता प्रॉपर। तो ये क्या है हमारा कल्चर, दो कल्चर के बीच का डिफरेंस है। इंटरपर्सनल बैरियर, अब इंटरपर्सनल बैरियर में है कि मोर देन वन पीपल कम्युनिकेशन कैसे नहीं हो पाता है भाई, प्रीज्यूडिस की वजह से, या कुछ हमने कुछ पूर्वाग्रह बना रखा है अपने माइंड में। जैसे सपोज कि अगर हमने सोचा हो कि सारे टीचर्स क्या होते हैं भाई, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हमारे माइंड में एक खौफ है ना, बच्चे के मन में एक खौफ है कि टीचर तो क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, तो कन्वर्सेशन क्या होता है, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन द चांसेस ऑफ हैविंग कन्वर्सेशन विद द टीचर्स, टीचर्स के साथ वो क्या होते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या आएगा, नो क्लैरिटी अबाउट द रोल स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या रोल मेरा डिफाइन है, क्या करना है, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, या क्या मुझे करना है, मेरी क्या जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब से रिलेटेड अगर कुछ स्ट्रेन होता है तो वो दिस आर कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एंड नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत बार डिस्कस किया है। वर्बल कम्युनिकेशन या फिर ओरल। ऐसे देखो बेटा, बेसिकली इसे हम तीन कैटेगरी में करते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। अगर मान लो इनकेस आपको रिटन आता है, वर्बल भी ओरल भी गिवन है एंड रिटन भी गिवन है, तो उसको हम रिटन को फोर्थ कैटेगरी में मान सकते हैं। बट अगर नहीं गिवन है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, मीटिंग, जो कि हम बोल के, ओरल, ठीक है ना, वॉइस के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम इशारे से, फेस के एक्सप्रेशंस के थ्रू, टोन ऑफ द वॉइस से, या बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर, पोस्चर, हैंड मूवमेंट, आई कांटेक्ट, मूड, टच, ये सब इन सब चीजों से जो भी एक कम्युनिकेशन करते हैं वो नॉन वर्बल कैटेगरी में आता है। विजुअल में क्या हो जाएगा, पोस्टर्स हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, साइन बोर्ड, इंफोग्राफ, लोगो, इमेज, कार्टून, ये सब हमारा विजुअल में आ जाएगा, मतलब देख कर, ठीक है ना, बिना बोले, इशारे से। और वर्बल मीन्स ओरल, बोलकर। और रिटन का मतलब क्या होता है, लेटर्स, ईमेल, आर्टिकल, मेमो, फैक्स, रिपोर्ट्स, ये सब क्या है हमारे रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। डिस्कस द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's क्या है, क्लियर, कॉन्साइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। ये सब मैंने हिंदी के साथ लिख दिया, तो आपको समझने में किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कब माना जाता है भाई, तो जबकि उसमें 7 C इन्वॉल्व होते हैं। तो और ये 7 C आपको याद रखना चाहिए फिंगर पॉइंट्स पे। क्लियर, कॉन्साइज, कंक्रीट, 5 वर्ड आप देख देख के लिखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये 7 ऐसे वर्ड है जो और इट मीन्स कि क्लियर मतलब स्पष्ट होना चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, यथार्थ मतलब सच होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए, कंप्लीट, हम पूरा वाक्य कंप्लीट करके बोलेंगे, और कर्टियस में भी नहीं, हमें जैसे थैंक यू, सॉरी, इन सब वर्ड्स का यूज करना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, इफेक्टिव माना जाता है।
And now, last but not the least, applications of AI in various field. Healthcare में कैसे होता है भाई? AI has transformed patient care and diagnosis in many ways through हेल्थ केयर में AI असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी, ठीक है ना, वर्चुअल नर्सिंग असिस्टेंट, असिस्टेड मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल इमेज एनालिसिस, ड्रग डिस्कवरी में भी हमारा AI यूज हो रहा है, ऑटोमेटिक वर्कफ्लो असिस्टेंट, मेडिकल रिस्क प्रिडिक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत सारा, मोर देन एनफ। मैंने बहुत कुछ लिख दिया है आपको, बस एक चीज को 2-4 पॉइंट्स भी अगर ध्यान में आपके रहेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर लोगे। एजुकेशन में कैसे है भाई? पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब एक टीचर एक बच्चे के साथ एक टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, या फिर आपको इस पे एक टीचर, आजकल तो बायजूस वालों ने तो एक बच्चे के साथ 2 टीचर करा हुआ है, जो उनके डाउट्स भी क्लियर करता है और उनको एक टीचर पढ़ाता है। तो इस तरीके से पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, हर बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है और कितना उसका कॉन्सेप्ट डेवलप है, उसके बेस्ड पे आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी डेवलप किया जाता है। दूसरा है ऑटोमेटेड एडमिशन प्रोसेस, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन टू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट भी होता है और रिजल्ट भी ऑनलाइन आपके अनाउंस होते हैं। तो ये सब क्या है? ऑटोमेटेड, कौन बच्चा एलिजिबल है, किसके पॉइंट्स ज्यादा बढ़ रहे, ये सारा ऑटोमेटिक कंप्यूटर खुद ब खुद कर रहा है कैलकुलेशंस। तो ये क्या है? AI बेस्ड है आपका system. Digital tools for timetable and attendance of teacher, student and other staff, automated digital fee collection system, automated employee payroll, automated system for complaints, suggestion, grievances and other services. Education में इस तरीके से AI यूज हो रहा है। सिक्योरिटी में आते हैं अब, पहला है अंडर साइड व्हीकल बम डिटेक्शन। अब जैसे हम किसी भी व्हीकल को क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू जैसे ही पास होगा उसके वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा। एन इजरायली स्टार्टअप हैज डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग प्रोडक्ट दैट हेल्प सिक्योरिटी पर्सनल डिटेक्ट थ्रेट्स बाय स्कैनिंग एंड अंडर साइड ऑफ पासिंग व्हीकल। स्कैन के थ्रू वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है इस तरीके की किसी भी गलत चीज को। तो ये क्या है, हमारा सिक्योरिटी फीचर में यूज हो रहा है। इन्फेक्शियस डिजीज डिटेक्शन, इन्फेक्शियस उसका भी कौन कर सकता है भाई, AI यूआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट कर सकता है। होम सिक्योरिटी में आजकल देखते हैं आप, थ्रेट स्क्रीनिंग फॉर लार्ज इवेंट, क्राइम प्रिवेंशन कैमराज, बॉर्डर कंट्रोल लाइट डिटेक्टर। अब जैसे कि अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है, बॉर्डर कंट्रोल लाइट डिटेक्टर डिटरमाइन इफ ए पर्सन इज लाइंग अबाउट हु दे आर एंड व्हाई दे आर ट्रेवलिंग, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में पीपल्स जाते हैं तो बेसिकली इसके लिए यूज किया जाता है। ऑफशोर ऑयल एंड गैस थ्रेट डिटेक्शन, ऑफशोर ऑयल एंड गैस वर्कर मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी में ये यूज हो रहा है। कुछ आप बिल्कुल वीडियो को ऐसे स्थिर से पॉज करें और एक बार इस चीज को रीड करें, देखें। बहुत ट्रांसपोर्टेशन में गूगल मैप का यूज करके लोग कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं बिना किसी से पूछे, किसी के हेल्प के। दूसरा अलर्ट फॉर सक्सेसफुल पिकअप एंड ड्रॉप, सेल्फ ड्राइवन व्हीकल्स हो गया आपका, ट्रैफिक डिटेक्शन, ठीक है ना, पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन की अगर मान लो सेल्फ ड्राइवन कार है तो वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि कहाँ आपका कोई बंदा अगर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ऑडियो इमेज और इमेज एंड वीडियो के थ्रू, तो क्या करता है ऑटोमेटिकली स्पॉट एंड आइडेंटिफाई पेडेस्ट्रियन इन इमेज एंड वीडियो, ठीक है ना, यूजिंग AI टेक्नोलॉजी। Pedestrian detection, computer system could automatically spot and identify pedestrians in image and video using AI technology। समझ में आया कि वो खुद ही डिटेक्ट करता है, सेंस करता है। ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, कंप्यूटर विजन, पावर्ड पार्किंग मैनेजमेंट, रोड कंडीशन मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक ट्रैफिक इंसिडेंट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन, ठीक है ना, व्हीकल्स के ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन भी काम हमारा ये कर रहा है।
एंड ड्राइवर मॉनिटरिंग भी साथ में करता है। तो इस तरीके से हमारा ये था ट्रांसपोर्टेशन में आपका एआई का यूज। इंटरटेनमेंट में कैसे है, पर्सनलाइजेशन ऑफ कंटेंट, इन्फ्लुएंसिंग म्यूजिक एंड वीडियो स्ट्रीमिंग स्टैंड्स लाइक हम इंटरटेनमेंट में क्या कर सकता है, पर्सनलाइजेशन, हम ऑन डिमांड कंटेंट, स्पॉटिफाई है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, तो इन सब चीजों से हमारा ये क्या है, आपका इंटरटेनमेंट के फील्ड में ये यूज हो रहा है, मूवी प्रोडक्शंस में हो रहा है, सब टाइटल न्यू जनरेशंस में होता है, सर्च ऑप्टिमाइजेशंस में भी हमारा क्या होता है, एआई टेक्नोलॉजी यूज होता है। मोर बाउंडलेस प्रैक्टिस ऑफ बीआर वर्चुअल रियलिटी कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग ए 360 डिग्री एस्पेक्ट ऑफ इफेक्ट, 3D मूवीज वगैरह जो हम देखते हैं वो सब, उन सब में टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आई थिंक कि सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा है चैप्टर्स के, और बेसिक थीम भी है इन तीनों चैप्टर्स का, एआई एथिक्स, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड कम्युनिकेशन स्किल। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। ठीक है बेटा, तो आप लोग एआई को हमेशा से इग्नोर करते हो, तो इस एटीट्यूड, इस अटेंशन के साथ मत रहो कि एआई आपको काम नहीं आएगा। सब्जेक्ट कोई सा भी हो आपके करिकुलम में एडेड है, तो उसको आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होके जैसे पढ़ाया जाता है वैसे अटेंटिवली आप उस चीज को ट्राई करो और उसको पढ़ने की इच्छा मन में रखोगे, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।